आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मैमुना। मरकज ने पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना को मंजूरी दे दी है। इस पर पायदार ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। काबीना ने तिलहन की पैदावार के शोबे में मुल्क को खुद मुख्तार बनाने के लिए खुर्दनी तेल से मुताल्लिक कौमी मिशन को भी मंजूरी दी है। हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई है। 90 असेंबली हलकों के लिए हफ्ते के रोज वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात के तीनों मरहलों में तकरीबन 64% वोटिंग दर्ज की गई। हुकूमत मौजूदा माली साल में पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत नौजवानों को 1,25,000 इंटर्नशिप के मौके फराहम करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने जात पर मबनी जेल मैनुअल्स को गैर आईनी और तफरीक पर मबनी करार दिया है और रियासतों को हिदायत दी है कि वो 3 माह के अंदर जेल मैनुअल्स पर नजरसानी करें। अब खबरें तफसील से। काबीना ने पायदार ज़राअत और कृषोन्नति योजना को फ़रोग़ देने के लिए पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना PMRKVY को मंजूरी दे दी है ताकि खुद किफालत के लिए ग़िज़ाई सिक्योरिटी को हासिल किया जा सके। इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का मुजव्वज़ा बजट है। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि आज की काबीना मीटिंग में किए गए फैसलों से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और मिडिल क्लास लोगों को ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ फराहम होगा। 2 बड़े एलिमेंट्स हैं। एक तो है पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दूसरी है कृषि उन्नति योजना। आप दोनों के दोनों इन पिलर्स में देखेंगे 9 एलिमेंट्स हैं। इसमें से कई चीजें देखेंगे उनका एकदम सीधा कनेक्शन है किसानों की इनकम से, सस्टेनेबल फार्मिंग से, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन से और साथ ही साथ हमारे मिडिल क्लास परिवारों की थाली से। सरकार ने 2024-25 से 2030-31 के लिए खुर्दनी तेल तिलहन से मुताल्लिक कौमी मिशन को भी मंजूरी दी है, जिस पर 10,103 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका मकसद तिलहन की पैदावार में भारत को अगले 7 वर्षों में खुद कफील बनाना है। आज कैबिनेट में अप्रूव हुआ नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स का। सरसों हो गई, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गई और भी कई सारे ऑयल सीड्स हैं। उन सब के लिए टोटल 10,103 करोड़ रुपीस। ऑयल सीड्स बेसिकली एडिबल ऑयल्स फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर फूड सिक्योरिटी। काबीना ने चेन्नई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है। दूसरे मरहले में 128 स्टेशन होंगे और 118.9 किलोमीटर तवील नई लाइन होगी। मंजूरशुदा कॉरिडोर चेन्नई को शिमाल से जुनूब और मशरिक से मगरिब तक जोड़ेंगे। काबीना ने मराठी, पाली, प्राकृत, आसामी और बंगाली जबानों को कदीम जबानों में शामिल करने को भी मंजूरी दी है। काबीना ने 11,72,000 नॉन गेजेटेड रेलवे मुलाजिमीन के लिए पैदावार से मुतालिक 78 दिनों के बोनस की भी मंजूरी दी है। बोनस की रकम 2,029 करोड़ रुपए होगी। काबीना ने लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए जाने को भी मंजूरी दी है ताकि भारत वाफिर तवानाई मरकज में शामिल हो सके। हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम आज खत्म हो गई। इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन आज मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के स्टार कैंपेनर्स ने अपने अपने उम्मीदवारों के लिए लोगों की हिमायत हासिल करने के लिए अवामी रैलियां और रोड शो किए। बीजेपी के सीनियर लीडर और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिंद और कुरुक्षेत्र अजला में जन आशीर्वाद रैली से खिताब किया। उन्होंने कांग्रेस पर लोगों को गुमराह करने और अफवाहें फैलाने का इल्जाम लगाया। दूसरे बीजेपी लीडर और आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने पलवल में जन आशीर्वाद रैली से खिताब किया। दूसरी तरफ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने नूह और महेंद्रगढ़ के भिवानी गांव में अवामी मीटिंगें की।
उन्होंने बीजेपी पर बेरोजगारी बढ़ाने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट दीपेंद्र हुड्डा ने आज सुबह कालका में एक अवामी जलसे से खिताब किया। इसी से वाबस्ता एक वाकये में बीजेपी लीडर अशोक तंवर आज फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। 90 मेंबरान पर मुश्तमिल हरियाणा असेंबली के इंतखाबात एक ही मरहले में हफ्ते के रोज होंगे। वोटों की गिनती जम्मू कश्मीर के साथ 8 अक्टूबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के तमाम 3 मरहलों में मजमूई तौर पर 63.88% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। 64.68% मर्द वोटरों ने जबकि 63.04% खातून वोटरों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और शहरी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात इस साल के आखिर में होने का इम्कान है। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के कामयाब इनेकाद के बाद अब पंचायत और शहरी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात की तैयारी जारी है, जो दिसंबर में होंगे। इस मकसद के तहत असेंबली इंतखाबात को खुश उसलूबी से कराए जाने को यकीनी बनाने के लिए तैनात की गई सिक्योरिटी फोर्सेज म्यूनिसिपल और पंचायती इंतखाबात के पूरे होने तक जम्मू कश्मीर में ही रहेंगी। पंचायत और शहरी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात के बाद जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी के बाद जमीनी सतह समेत तमाम जमहूरी अमल मुकम्मल हो जाएंगे। सरकार ने आज वजीर आजम के इंटर्नशिप स्कीम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसका मकसद 1 करोड़ नौजवानों को 5 वर्षों में 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका फराहम करना है। कॉरपोरेट उमूर की वजारत के जराये ने कहा है कि मौजूदा माली साल के दौरान पायलट प्रोजेक्ट का मजमूई खर्च 800 करोड़ रुपए होगा और ये गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और तेलंगाना के 7 अजला में शुरू होगा। जराये ने कहा है कि सरकार का मकसद माली साल 2024-25 में 1,25,000 इंटर्नशिप फराहम करना है। इसका निफाज एक ऑनलाइन पोर्टल pminternship.mca.gov.in पर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कई रियासतों के जेल मैनुअल यानी दस्तूरुल अमल में जात पात पर मबनी मौजूदा तफरीक की शिकों को हटा दिया है, जिसकी वजह से कैदियों को जात की बुनियाद पर काम दिए जाते थे और उन्हें अलग थलग रखा जाता था। अदालत आलिया ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को हिदायत दी है कि वो 3 महीनों के अंदर जेल मैनुअल पर नजरसानी करें और ऐसी किसी भी शिक को खत्म करें जो जेलों में जात पात पर मबनी तफरीक को बढ़ावा देती है। सुप्रीम कोर्ट एक दरखास्त पर समाअत कर रहा था जिसमें जेलों में जात पात पर मबनी तफरीक को रोकने की अपील की गई थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने कहा कि इज्जत नफ्स के बगैर कैदियों के साथ सुलूक एक नौ आबादियाती विरासत है जिसे खत्म किया जाना चाहिए और जेल हुक्काम को कैदियों के साथ इंसानी बर्ताव करना चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। बिहार में सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिरा सुपौल, सीतामढ़ी और दरभंगा अजला के कई इलाकों से सैलाब का पानी कम होना शुरू हो गया है। कई इलाकों में सैलाब की सूरत-ए-हाल में बेहतरी के साथ ही सरकारी मशीनरी ने वबा फैलने से रोकने के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। जिन इलाकों से पानी उतर गया है वहां सफाई सुथराई की जा रही है और ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव किए जा रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। ज़राअत, सड़कों की तामीर और आबी वसाइल के महकमों समेत मुख्तलिफ सरकारी महकमों ने उन इलाकों में खड़ी फसलों, जमीनों और बुनियादी ढांचे को होने वाले नुकसान का जायजा लेना शुरू कर दिया है जहां सैलाब का पानी कम हो गया है। इब्तदाई जायजे के मुताबिक सैलाब से मुतासिरा 92 ब्लॉक्स में 2.24 लाख हेक्टेयर से ज्यादा अराजी में फसलों को नुकसान पहुंचा है। ज़राअत का महकमा अफसरान की तरफ से जायजा रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद किसानों को मुआवजा फराहम करेगा। पटना से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर। मगरबी एशिया में कशीदगी बढ़ती जा रही है क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल की फौजी कार्रवाई तेज हो रही है, जिसने खित्ते को एक वसी तनाजे की तरफ धकेल दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। इसराइली फौज ने शिमाली गजा में वाक़ एक जेर जमीन कंपाउंड पर किए गए हवाई हमले में गजा पट्टी में हमास की हुकूमत के सरबराह रौही मुश्तहा के मारे जाने की तस्दीक की है।
دفاعی فورسز کی جانب سے جاری ایک بیان کے مطابق اس حملے میں مشتبہ کے ساتھ حماس کے دیگر 2 سینئر رہنما بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ حماس نے ابھی تک اسرائیلی فوج کی جانب سے کیے گئے اس دعوے پر اپنا رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ جنگی حالات میں مزید تیزی آنے کے سبب اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں واقع 20 سے زائد گاؤں کو خالی کرنے کو کہا ہے، جن میں صوبائی راجدھانی ناباتہ بھی شامل ہے، جس سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے حزب اللہ کے خلاف بڑی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس سے قبل اسرائیل کی خفیہ اکائیوں کی زیر ہدایت اسرائیلی لڑاکو طیاروں نے بیروت میں واقع حزب اللہ کے خفیہ شعبے کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا۔ اس حملے میں حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل کے خلاف کی جانے والی نگرانی اور کارروائی کے لیے ضروری خفیہ معلومات اکٹھا کرنے والے ذرائع، بنیادی ڈھانچے اور ان کو استعمال کرنے والے افراد کو نشانہ بنایا گیا۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔ لبنان میں اسرائیلی ہوائی حملوں کے سبب بے گھر ہونے والے لوگوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر تقریباً 1.2 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ کل لبنان کے وزراء کی کونسل کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق ملک میں دوسرے مقامات پر منتقل ہونے والے لوگوں کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوائی یا زمینی راستوں سے ملک شام منتقل ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے لبنان کی راجدھانی بیروت اور اس کے مضافات میں حزب اللہ کے عہدیداروں اور اس کی تنصیبات کو نشانہ بناتے ہوئے ہوائی حملے بڑھا دیے ہیں۔ ساتھ ہی وہ محدود زمینی فوجی کارروائی کی مدد سے لبنان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ گزشتہ ماہ اسرائیل نے غزہ پٹی سے اپنی فوج کا رخ شمالی سرحد کی طرف کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان تنازعات میں اضافہ ہو گیا۔ اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتیرس نے بھارت اور ان دوسرے ملکوں کی ستائش کی ہے جن کی فوج لبنان میں امن بحالی کی کارروائی کے لیے تعینات ہے، جہاں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی سے انہیں خطرہ لاحق ہے۔ کل مغربی ایشیا کی صورتحال پر سیکیورٹی کونسل کی ایک ہنگامی میٹنگ میں جناب گوتیرس نے کہا کہ اقوام متحدہ کی لبنان میں امن بحالی کی عبوری فورس اپنی جگہ تعینات رہے گی اور انہیں دوسری جگہ بھیجنے کی اسرائیل کی درخواست کے باوجود اقوام متحدہ کا جھنڈا لہراتا رہے گا۔ مشرق میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے راحت سے متعلق اقوام متحدہ کی ایجنسی UNRWA نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی طرف سے ہو رہی مستقل بمباری کے دوران غزہ میں بھوکمری پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ UNRWA کے کمشنر جنرل نے کل کہا کہ اگست میں 10 لاکھ سے زائد افراد کو غزہ میں راشن نہیں مل پایا اور ستمبر میں یہ تعداد بڑھ کر 14 لاکھ ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ میں بھوکمری کے حالات انسانوں کے ذریعے پیدا کیے گئے ہیں۔ انہوں نے غزہ میں لوگوں کی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا، کیونکہ جنگ کے سبب غزہ میں 70% کاشت کے لائق زمین برباد ہو چکی ہے اور تمام آبادی کو مکمل طور پر انسانی امداد کا محتاج ہونا پڑا ہے۔ دنیا بھر میں بڑھتے ہوئے تنازع کے پیش نظر اقوام متحدہ نے کل مہاتما گاندھی کے یوم پیدائش کو عالمی عدم تشدد کے بین الاقوامی دن کے طور پر منایا اور گاندھی جی کے ویژن میں امید ظاہر کی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتیرس نے کہا ہے کہ یوکرین سے لے کر سوڈان، مغربی ایشیا اور دوسرے مقامات پر جاری جنگ تباہی و بربادی اور خوف و ہراس کا ماحول پیدا کر رہی ہے۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ عدم تشدد پر مہاتما گاندھی کا یقین انسانیت کے لیے موجود سب سے بڑی طاقت ہے اور یہ کسی بھی ہتھیار سے زیادہ طاقتور ہے۔ گاندھی جی کے اقدار اور اقوام متحدہ چارٹر کے موضوع پر ایک میٹنگ میں جنرل اسمبلی کے صدر فلومین یانگ نے کہا کہ گاندھی جی کے ستیہ گرہ کے نظریے نے جنوبی افریقہ میں نیلسن منڈیلا اور امریکہ میں مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کو متاثر کیا۔ بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے بھی اسمبلی سے خطاب کیا۔ سری لنکا، ویتنام اور جمائیکا سمیت مختلف ملکوں کے مستقل نمائندوں نے مہاتما گاندھی کے رول کو سراہا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکز نے پی ایم راشٹریہ کرشی وکاس یوجنا اور کرشنوتی یوجنا کو منظوری دے دی ہے۔ اس پر پائیدار زراعت اور غذائی تحفظ کو فروغ دینے کے لیے 1 لاکھ کروڑ روپے سے زائد خرچ ہوں گے۔ کابینہ نے تلہن کی پیداوار کے شعبے میں ملک کو خود مختار بنانے کے لیے خوردنی تیل سے متعلق قومی مشن کو بھی منظوری دی ہے۔ ہریانہ اسمبلی انتخابات کے لیے انتخابی مہم ختم ہو گئی ہے۔ 90 اسمبلی حلقوں کے لیے ہفتے کے روز ووٹ ڈالے جائیں گے۔ جموں کشمیر کے اسمبلی انتخابات کے تینوں مرحلوں میں
تقریباً 64% ووٹنگ درج کی گئی ہے۔ حکومت موجودہ مالی سال میں پی ایم انٹرنشپ اسکیم کے تحت نوجوانوں کو 1,25,000 انٹرنشپ کے مواقع فراہم کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔